जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब 90 यानी कि 90 कंट्रीज तक पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है क्योंकि भारत ने अब अपनी इमेज हथियार खरीदार यानी कि वेपन इंपोर्टर से अब वेपन एक्सपोर्टर के रूप में तैयार कर ली है। ये बात बहुत मायने रखती है ग्लोबली भी, और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारत के जो दुश्मन है वो इस चीज़ का नेगेटिव प्रचार भी कर रहे हैं और प्रोपोगेंडा मीडिया इस वक्त काफ़ी एक्टिव है भारतीय हथियारों के खिलाफ। भारत जिन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है दोस्तों, उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट हो गई, आपकी रडार सिस्टम, आर्टिलरीज हो गई, मिसाइल सिस्टम, कॉम्बैक्ट व्हीकल्स हो गए, इवन ड्रोन्स को भी भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये जो एक्सपोर्ट है दोस्तों, वो भारत की न केवल आर्थिक ताकत को दिखाता है और ये भारत को ग्लोबली भी एक मजबूत देशों की लिस्ट में शामिल कर रहा है। और इवन दोस्तों, भारत ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका तक को भी अपने वेपन सिस्टम सप्लाई किए हैं। और ये सारी चीज़ें दोस्तों हुई भी कब हैं, जब भारत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर और जो PSUs हैं उन दोनों को ही बोला कि भैया आप एक्सपोर्ट कीजिए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। और इसी वजह से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार एक के बाद एक बड़ी ऊंचाई छू रहा है, क्योंकि दोस्तों डिफेंस एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए जो लाइसेंसिंग प्रोसेस था उसे आसान बनाया गया ताकि ये जो मेन हर्डल होता है वो ना आए। और आज की डेट में भारत दोस्तों डिफेंस क्षेत्र में दुनिया का भरोसेमंद साझेदार भी बन चुका है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये भी। चलिए वहीं दोस्तों, कावेरी इंजन को लेकर एक और अच्छी अपडेट आ गई है। इस इंजन का इस्तेमाल फिलहाल तो अनमैन्ड एरियल कॉम्बैक्ट व्हीकल्स में किया जाएगा और ये इंजन ग्लोबली काफी ताकतवर इंजन भी होगा। और कहा यह जा रहा है कि इसके बाद इसका फाइटर जेट्स पर भी परीक्षण किया जाएगा। अब रशिया में फाइनल ट्रायल्स के लिए कावेरी जेट इंजन को भेजा गया है, जहां इसके टेस्ट शुरू हो गए। जिस यूकैफ में इस कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा वो एक लॉन्ग रेंज वाला यूकैफ होगा और अभी इसके करीबन 25 घंटे के परीक्षण किए जाने बाकी हैं, जो कि रशिया के शेड्यूलिंग टेस्ट पर भी निर्भर करता है। और इस टेस्ट के दौरान इंजन की पावर, उसकी विश्वसनीयता और इवन फ्यूल एफिशिएंसी को परखा जाएगा। दोस्तों, वहीं एक और बड़ी अपडेट आई है कि भारत अब सैफरन के साथ मिलकर तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के इंजन को लेकर बातचीत कर सकता है, जिसके लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर बातचीत चल रही है। और ये कदम भी आप सबको मालूम भी है कि इसलिए उठाया जा रहा है कि अमेरिका का जी बार बार इंजनों को डिले कर रहा है और इवन तेजस मार्क 2 में तो F414 इंजन लगाया जाएगा। लेकिन अब इशू क्या आया है अमेरिका की तरफ से कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर वो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। इसीलिए HAL और GE के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें कई तरीके की रुकावटें भी आ रही है। भारत की योजना है कि भैया GE414 इंजन ही हमारे AMC को भी पावर देगा। बाकायदा अमेरिकन्स ने कहा था कि हम 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आपको देंगे इस इंजन की। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो बताते हैं कि अमेरिका नानुकुर करने पर लगा हुआ है। अब यही वजह है कि हम सैफरन के M884 इंजन की तरफ जा सकते हैं और ये एक बेहतर ऑप्शन भी इसीलिए है क्योंकि भारत और फ्रांस के रिश्ते दुनिया जानती है। इवन दोस्तों, ये इंजन जो है राफेल फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी ताकतवर वर्जन माना जाता है जो कि 95 से 105 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है और इसीलिए इसे तेजस मार्क 2 के लिए बेहतर विकल्प यानी कि ऑप्शन माना जा रहा है। अब प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर भी एक और है कि भाई अगर हम सैफरन के साथ इस डील को करते हैं तेजस मार्क 2 के लिए तो इसमें और लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन अगर हमने पेशेंस रखा तो न केवल हमारी स्वदेशी रक्षा निर्माण और एडवांस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता मिलेगी, बल्कि ये भारत के लिए आगे के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टनरशिप हो जाएगी। भारत दोस्तों पूरी तरीके से ये चाहता है कि भैया हम किसी पर निर्भर ना रहें, टेक्नोलॉजी पर हमारी पूरी पकड़ हो। यही वजह है कि हम GE के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर बातचीत कर रहे हैं और अगर ये बातचीत नहीं होती है तो हमें डेफिनेटली स्विच करना पड़ेगा सैफरन की तरफ। इसके अलावा दोस्तों, भारत सरकार ने इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 के तहत कुछ नियम जारी किए हैं जो कि तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल और कमांड की ताकत को बढ़ाएंगे। और इसका मेन एम है तीनों सेनाएं जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना है उनके बीच बेहतर तालमेल और कमांड सिस्टम को मजबूत करना है। अब ये जो जॉइंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें तैनात ऑफिसरों को कई अधिकार भी दिए जाएंगे, जैसे कि सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के जवान पर कमांड और कंट्रोल वो कर सकते हैं। किसी एक सर्विस का कमांडर अब दूसरी सर्विस के कर्मियों को आदेश दे सकता है। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बन पाएगा, फैसले जल्दी और एक साथ मिलकर लिए जा सकते हैं। और जॉइंट ऑपरेशन में तो दोस्तों ये अपने आप को प्रूव करके भी दिखाएगा। इससे पहले दोस्तों जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि भाई एक सर्विस का ऑफिसर दूसरी सर्विस के जवानों पर कानूनी अधिकार नहीं रखता था, जिससे कि कई तरीके की रुकावटें आती थी। लेकिन अब इस नए नियम से ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। इसके अलावा AMCA प्रोग्राम के लिए 120 किलो न्यूटन के स्वदेशी इंजन के लिए भी बातचीत काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और अब इसको लेकर एक बड़ा फैसला जल्द ही लिया जाएगा। आपको मालूम है कि AMCA के लिए 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का एक स्वदेशी इंजन तैयार किया जाना है और ये इंजन भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा।
हालांकि दोस्तों ये प्रोजेक्ट पहले भी कई तरीके की टेक्नोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाधाएं हैं उनका सामना कर चुका है, लेकिन अब फाइनली इसके लिए मंजूरी मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल लास्ट फेज में ये प्रोजेक्ट चला गया है, मतलब फाइनल होने के। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि GTRE, इंडियन एयरफोर्स, इसके अलावा सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन और जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके बीच चर्चाएं चली, कुछ चीज़ों पर सहमति बनी, तालमेल बढ़ा और फिर इस प्रोजेक्ट को अब एक नई स्पीड मिल रही है। AMCA फाइटर जेट के लिए 120 किलोमीटर थ्रस्ट क्लास का इंजन इसलिए भी ज़रूरी है। AMCA एक ताकतवर फाइटर जेट होगा, बल्कि इस फाइटर जेट में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भी लगी होगी। और इवन दोस्तों इंजन डेवलप करने के लिए भारत अब दुनिया के जो बड़े OEMs हैं, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे सलाह लेनी शुरू कर दी है, ताकि ग्लोबली स्टैंडर्ड्स जो होते हैं इंजन के वो पूरे किए जा सके। और बीते कुछ सालों में भारत की टेक्नोलॉजिकल क्षमता और इंजीनियरिंग जो नॉलेज है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, यानी कि हम काफ़ी सारा काम खुद भी कर सकते हैं। लेकिन हमें OEMs के साथ इसलिए भी अटैच रहना है क्योंकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ पर हर्डल्स आ रहे हैं, वो सब चीज़ों में वो लोग हमें गाइड कर सकते हैं। भारत सरकार का पूरा समर्थन है इस प्रोजेक्ट को और अब ये प्रोजेक्ट प्री सेंशन स्टेज में जा चुका है, मतलब साफ है कि फाइनल मंजूरी जल्द ही दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अब आपके मन में कावेरी इंजन को लेकर सवाल आ रहा होगा। GTRE तो कावेरी इंजन पर काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कावेरी इंजन एक अलग प्रोसेस है, वो अलग तरीके से चल रहा है, क्योंकि इस इंजन से भारत ने काफ़ी तकनीकी सीख हासिल की है, जिसका इस्तेमाल आगे हम अपने नए 120 किलोमीटर थ्रस्ट क्लास के इंजन में लगा सकते हैं। दोस्तों रशिया ने भारत को चाइना और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की काल कही जाने वाली मिसाइल का बड़ा ऑफर दिया है। इस मिसाइल का नाम है R-37M। आप गूगल भी सर्च करेंगे, आप खुद देखेंगे यार ये मिसाइल वाकई में गेम चेंजर हो सकती है भारत के लिए। इवन इस R-37 एयर टू एयर मिसाइल से नाटो भी डरता है। इस मिसाइल को स्पेशली हमारे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 300 से 400 किलोमीटर है। इसकी स्पीड दोस्तों मैक 6 के आसपास बताई जाती है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसको रशिया की वेम्पेल डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया हुआ है और इवन इसका इस्तेमाल करके भारत दुश्मनों के अवाक्स, उनके टैंकर एयरक्राफ्ट, उनके फाइटर जेट्स, इनको आसानी से खत्म कर सकता है। आप समझ रहे हैं 400 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता कितनी जबरदस्त है। मतलब जो मौजूदा R-77 है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है, उससे ये कई गुना ज़्यादा स्पीड और रेंज रखती है। मतलब साफ है कि इसके दागे जाने के बाद दुश्मन को बचने का समय नहीं मिलेगा। और इसके गाइडेंस सिस्टम की बात मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें इनिशियल नेविगेशन, मिड कोर्स अपडेट, एक्टिव और सेमी एक्टिव रेडार होमिंग इसमें इंटीग्रेट किया गया है। और ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। इस मिसाइल की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, उस दौरान हमारा MiG-21 बाइसन पाकिस्तान के F-16 के AIM-120C से बच नहीं पाया। उसी दौरान ये बात साफ हो गई थी कि भारत के पास लंबी दूरी की BVR मिसाइलें काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों R-37M की अल्ट्रा लॉन्ग रेंज, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के F-16 हो या चाइना के J-10C, इनको दूर से ही खत्म कर सकती है। इस मिसाइल का दोस्तों निर्माण भारत में ही किया जाएगा। मतलब साफ है कि इसके लिए रशिया भारत को टेक्नोलॉजी भी दे सकता है। हालांकि इस मिसाइल को लगाने के लिए सुखोई 30 MKI को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़े से मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, खास करके रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम में ये अपग्रेड किया जाएगा। R-37M दोस्तों इसका इस्तेमाल रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ किया था और 213 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेन के MiG-29 को इससे खत्म कर दिया गया था। भारत को दोस्तों इस मिसाइल से एयर सिक्योरिटी हासिल करने में बड़ी मदद मिल सकती है। इवन ये मिसाइल अगर भारत में बनती है तो भारत के लिए ये काफी बड़ा फायदा भी होगा। हालांकि यहाँ पर अस्त्र मिसाइल पर भारत साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, अस्त्र मार्क 3 पर काम किया जा रहा है। बहुत चीजें हैं जो भारत एक पैकेज की तरह तैयार कर रहा है कि भैया अभी क्या ज़रूरत है और भविष्य में क्या ज़रूरत होगी। और भविष्य की ज़रूरत आप सब जानते हैं कि स्वदेशी मिसाइलें ही एक बहुत बड़ा ऑप्शन है हमारे लिए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इंडियन आर्मी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत 2 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी की है, जिसके तहत दोस्तों मैन पैक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम और ग्राउंड बेस्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम को खरीदा जाएगा। इनका इस्तेमाल दुश्मन देशों या आतंकियों के द्वारा ड्रोन का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उनके खिलाफ किया जाएगा। भारतीय सेना को सटीक और तेज रिएक्शन करने वाले इस तरीके के सिस्टम्स की खास जरूरत है और हमारे देश में ये सिस्टम बनेंगे। मतलब साफ है कि इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत की जो डिफेंस कंपनी है उन्हें लोकल स्तर पर इन्हें तैयार करने का मौका मिलेगा। वहीं दोस्तों तुर्की के रेसेप तैयब एर्दोगन ने साफ तौर पर बोल दिया है और उनका बोलना क्या है, उनकी जुबान से ही ये बात पता चल जाती है कि वो कितना प्रेम करते हैं पाकिस्तान से। एर्दोगन ने साफ तौर पर बोल दिया है कि तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तीनों को अपने डिफेंस कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाना होगा। साथ ही एर्दोगन कहते हैं कि तीनों ही देश भाईचारे और दोस्ती के मजबूत रिश्ते से जुड़े हुए हैं और अब हम मिलिट्री और डिफेंस क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करेंगे, जिसके तहत ये लोग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकते हैं, हथियार और डिफेंस सिस्टम्स का डेवलपमेंट साझा तौर पर कर सकते हैं,
और इवन डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी ये आपस में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अजरबैजान ने भी एक बड़ी घोषणा कर दी है पाकिस्तान के लिए। वो बाकायदा पाकिस्तान को अब $2 अरब की मदद और कर्ज का पैकेज दे रहा है। दे क्या रहा है, दे दिया है, जिससे कि पाकिस्तान की आर्थिक सहायता हो और अपनी घरेलू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। पाकिस्तान फिर से इनके जरिए टेररिस्ट कैंप को तैयार करेगा, फिर से हथियारों को खरीदेगा, तो ये चीज़ें जग जाहिर है। वहीं दोस्तों भारत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तान से लगते बॉर्डर वाले 4 राज्यों में कल से यानी कल शाम से मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। और ये जो 4 राज्य हैं उनमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। हालांकि ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है, कोई खतरे की कोई घंटी नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें लोगों को सहयोग देना चाहिए। ये मॉक ड्रिल केवल सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, ताकि अगर कोई भी हरकत पाकिस्तान करे तो प्रॉपर मौका मिल सके अपने आप को भी सेव करने के लिए और दुश्मनों को जवाब देने के लिए भी। वहीं दोस्तों मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को छठा 25 टन बोलार्ड पुल टक सौंपा है, जिन्हें कि स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। और ये टक भारतीय नौसेना के जहाज और पनडुब्बियों को बंदरगाह और सीमित जल में मैनूवर कराने में सहायता प्रदान करेंगे। वहीं राफेल फाइटर जेट को लेकर भी फ्रांस ने एक बड़ा बयान दे दिया है। हालांकि चाइना यहां पर फ्रांस को फंसाने की कोशिश कर रहा था। फ्रांसीसी वायुसेना की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है कि चाइना फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल फाइटर जेट के इस्तेमाल के बारे में चाइनीज मीडिया ने उनसे सवाल पूछा। मतलब साफ था कि वो अपने J-10C फाइटर जेट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था, ताकि राफेल को बदनाम किया जा सके। हालांकि फ्रांसीसी वायुसेना के प्रवक्ता कर्नल ने कहा कि भाई हमें इस घटना की जानकारी बिल्कुल क्लियर नहीं है और जो भी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई हुई हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट ने अपनी ताकत को यहाँ पर दिखाया। POK के कई आतंकी ठिकाने उसने खत्म किए और इस दौरान चाइना के रडार और डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल रहे। लेकिन यहाँ पर चाइना की मीडिया ने फिर से राफेल के नुकसान के बारे में दावा किया। लेकिन भारतीय वायुसेना ने भी दोस्तों 9 मई को साफ तौर पर कह दिया था कि नुकसान युद्ध का हिस्सा हो सकता है, हमारे सभी पायलट सुरक्षित लौटे हैं। यहाँ पर फ्रांसीसी कर्नल ने बताया कि राफेल पिछले 20 साल से सर्विस में और ये इसका पहला कॉम्बैट नुकसान हो सकता है। वहीं दोस्तों प्रोजेक्ट कुशा पर काम काफ़ी तेजी से आगे बढ़ गया है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत आप सबको मालूम है कि भारत अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जो कि S-400 और इजरायली आयरन डोम जैसे एडवांस सिस्टम्स को टक्कर देगा। इसकी पहली टेस्टिंग दोस्तों जून के महीने में की जाएगी। DRDO ने इसके लिए 5 मिसाइलें तैयार कर ली हैं और 20 सेट और बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों मिसाइल में अब फ्यूल 1 नाम का एक नया फ्यूल लगा है, जिससे कि इसकी ताकत और रफ्तार और बढ़ जाएगी। इस मिसाइल में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम है, मतलब साफ है कि मिसाइल हवा में घूमकर अपने लक्ष्य को खत्म कर सकती है। और इसकी टारगेट ट्रैकिंग स्पीड 2300 मीटर प्रति सेकंड है और रडार पर दिखाई देने वाला इसका आकार 2 मीटर स्क्वायर से भी कम है, यानी कि स्टेल्थ टारगेट भी ये पकड़ सकती है। और यहाँ पर दोस्तों प्रोजेक्ट कुशा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि चाइना पाकिस्तान से हवाई खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। चाइना J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान J-35A को इस्तेमाल करने लगेगा। इसीलिए भारत ने प्रोजेक्ट कुशा पर काम तेज कर दिया। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुरुआत में इस मिसाइल में कुछ विदेशी पार्ट्स लगे होंगे और इवन इसको हमारे मल्टी लेयर सिस्टम में बेहतर तरीके से जोड़ना एक तकनीकी चुनौती भी है। वहीं भारतीय सेना ने अपनी शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन किया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 27 मई को बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, काउंटर UAS सिस्टम्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन का अत्याधुनिक परफॉर्मेंस भी देखी है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान अब चाइना की मदद से अपने देश के अंदर Z-10ME हेलीकॉप्टर का स्वदेशी निर्माण करने की बात कर रहा है, ताकि पाकिस्तान हेलीकॉप्टरों से अपनी ताकत को बढ़ा सके। इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल स्पेशली पाकिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में करना चाहता है। हालांकि अभी बातचीत चल रही है। इवन दोस्तों पाकिस्तान भारत के प्रचंड हेलीकॉप्टर के काउंटर के लिए भी Z-10ME को खरीदना चाहता है। यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में असेंबल किया जाएगा और इसमें तुर्की के हथियारों को जोड़ा जाएगा। इंडोनेशिया राफेल फाइटर जेट के अतिरिक्त बैच खरीदने पर विचार कर रहा है। डसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन ने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति की जो अभी ऑफिशियली यात्रा हुई है, इस दौरान इंडोनेशिया राफेल फाइटर जेट्स की अतिरिक्त खेप खरीदने पर विचार कर रहा है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और इंडोनेशिया ने डसॉल्ट एविएशन को 42 राफेल फाइटर जेट्स विमानों की डील भी की है, जिसकी डिलीवरी 2026 से शुरू होगी। मतलब साफ है कि वो 42 के अलावा भी आगे राफेल फाइटर जेट्स को खरीद सकता है, जो ये बताता है कि राफेल फाइटर जेट दोस्तों कितना सक्षम फाइटर जेट है, जिसे लेकर चाइना एक प्रोपेगेंडा वीडियो चला रहा है। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।